सैलरी के बारे में हम बात कर रहे थे। कल आपको समझाया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी होने के लिए अगर इनकम है और वो सैलरी के द्वारा आ रही है तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्स करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बेसिस चाहिए और वो बेसिस होगा रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन टू पर्संस। ऐसी रिलेशनशिप में रहने के बाद जब आपको इनकम जनरेट होती है इन द नेम ऑफ सैलरी, उसे हम टैक्स करते हैं फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि एमपी एंड एमएलए जो होते हैं इनका कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, राइट? तो इसलिए इनकी सैलरी कहां जाती है फिर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। और उसके अलावा हमने बात की थी एमपी एमएलए की सैलरी की। उसके अलावा हमने टीचर्स की बात की थी, एग्जामिनर जो आपकी कॉपीज चेक करते हैं, अगर वो एम्प्लॉई नहीं है ऑफ द स्कूल और वो बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहे हैं, है ना, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, तो उनका भी कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उनकी ये वाली जो इनकम है वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। बट अगर वो स्कूल के एम्प्लॉई हैं, स्कूल के पेरोल के अंदर हैं, तो फिर क्या होगा? उनकी सैलरी जाएगी, उनकी इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, टैक्स होगी। इसी प्रकार टिप्स की बात हुई थी। जो जो होटल है वो जो अपने वेटर को पे करेगा वो जाता है किसके अंदर? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। बट जो टिप आप पे करेंगे इस वेटर को, वो इसकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा, वो आप अपने मन से दे रहे हैं, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए टिप्स चाहे आप डायरेक्ट दें, चाहे आप डायरेक्ट दें इस वेटर को, या चाहे आप इस वेटर को डायरेक्ट दें, चाहे आप वाया ओनर दें, ये पैसा जाएगा इसके पास आपके द्वारा, और ये इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, आइए अब आज कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लॉग इन कर लेना कोई एक बार बीच में। आगे इंफॉर्मेशन लिखी है, व्हेन सैलरी बिकम्स टैक्सेबल। इस वजह से एक पॉइंट और रह गया था, एक पॉइंट और देख लो। डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्टर किसी कंपनी का जो होता है वो जुड़ता है किसमें? अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में। वो किसी काम में अच्छा होता है, किसी काम के अंदर उसे एक्सपीरियंस होता है, इसलिए जुड़ता है किसी कंपनी के साथ। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो वो क्या कर रहा है? अपनी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है कंपनी में, अपनी एक्सपर्टीज देता है, और उसके बाद क्या होता है? एक पेमेंट चार्ज करता है। क्या इस डायरेक्टर को हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि कंपनी उसकी मालिक है और डायरेक्टर उसका एम्प्लॉय? नहीं बोल सकते। वो अपनी एक्सपर्टीज आके देता है, जैसी प्रोफेशनल होते हैं उस प्रकार। अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो सकता है, टैक्स प्रोफेशनल हो सकता है, लीगल प्रोफेशनल हो सकता है, और उसका उसको हेड बना दिया जाए, डायरेक्टर बना दिया जाए। तो ये माना जाता है कि नॉर्मल जो डायरेक्टर होता है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है और कंपनी को लिमिटेड आवर्स के लिए आता है, जो भी उसका कंपनी का क्या कहना चाहिए ऑपरेशंस है उसको मॉनिटर करता है और वापस चला जाता है। ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। इस वजह से जो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन है, क्या पॉइंट बना? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर को मिलने वाला पैसा, इसे हम नॉर्मल कोर्स में सैलरी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपर्ट है और थोड़ी देर के लिए ही आता है कंपनी के पास। केस नंबर 2, आपने होल टाइम डायरेक्टर के बारे में सुना है? होल टाइम डायरेक्टर का मतलब ये है कि वो पूरे टाइम डायरेक्टर है और अपना पूरा 9 से 10 घंटा वो कंपनी को देता है। अगर ऐसा है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो इसे क्या माना जाता है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और इसको मिलने वाला अब रेम्यूनरेशन कहां जाएगा? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और अब इसको जो पैसा मिलेगा ये जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? ठीक है, लास्ट पॉइंट यही है, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय डायरेक्टर इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस में आ रहा है और ना उसका बिजनेस है ना उसका प्रोफेशन है। डायरेक्टर होना उसको एक पदवी दी गई है, और वो आता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी कंपनी को अपने एक्सपीरियंस से हेल्प करता है। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सैलरी में नहीं जाता नॉर्मली, इसे लिखिए नॉर्मली।
और ये जाता है किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बट अगर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि डायरेक्टर जो है वो होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर मतलब उसे कंसीडर किया जाता है वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, वो अपना पूरा दिन जाता है टिफिन लेके, ब्रीफ केस लेके, और कंपनी में ही बैठता है, और किसी भी तरीके की यूटिलाइजेशन उससे करवानी होती है तो उससे करवाई जाती है, अलग अलग तरीके में, अलग अलग डिसीजन मेकिंग में वो रेगुलरली ऑफिस अटेंड करता है। तो इसका कहीं और एंगेजमेंट नहीं है, ये होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर को एम्प्लॉय जैसे मानते हैं, और अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो गया, और इसको मिलने वाली इनकम अब टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। किसी को दिक्कत कोई? चलिए आगे बात करते हैं, व्हेन सैलरी बिकम्स टैक्सेबल। अब एक इशू ये होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि सैलरी टैक्सेबल कब मानी जाए? बड़ा ही गंभीर मुद्दा है ये, ठीक है। सैलरी व्हेन टैक्सेबल, आप एक जगह पे काम करना शुरू करते हैं, महीना स्टार्ट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, क्या उसी दिन सैलरी मिल जाती है आपको? नहीं, एक महीना काम करोगे उसके बाद ही तो सैलरी मिलेगी। तो जब आप काम करते हैं पूरे साल तो आप वो सैलरी कमाते हैं, फिर वो होती है ड्यू आपके लिए, ठीक है। अब वो या तो महीने के लास्ट दिन हो सकती है या नेक्स्ट महीने के पहले दिन हो सकती है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। पहले जो सैलरी है वो ड्यू होती है, फिर आपको वो क्या होती है, रिसीव। पहले तो यही होगा, पहले आप कमाएंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है सैलरी पहले मेरे को दो फिर मैं जाके काम करूंगा, तो ऐसा तो ये होगा कि रिसीव पहले हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले आप ड्यू करते हैं, फिर उसको आप उसके बाद आपको मिलती है सैलरी। तो एक बेसिक रूल तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है सैलरी के लिए, जस्ट फॉर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो हेड है इसके लिए स्पेशली ये रूल है कि इनकम ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, आपकी सैलरी टैक्स कर ली जाएगी, इधर ड्यू हो या रिसीव हो, जो भी काम इनमें से पहले हो जाएगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी क्या है, टैक्सेबल कर ली जाएगी। आप पहले काम करते हैं, पूरे महीने भर काम करते हैं, महीने भर काम आपका इकट्ठा हो जाता है तो आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है। अब मुद्दा बचता है पे कब हो रही। जब आप पूरे महीने काम कर लेते हैं तो आपने कमा ली, अब आपके लिए बन रही है सैलरी, सैलरी समझ में आया ना, ठीक है। तो ड्यू हो गई सैलरी, उसके बाद रिसीव होती है, अब इनमें से जो भी काम पहले हो जाए तभी आपको सैलरी मिल जाएगी। इस बात का मतलब क्या, यानी आपने मान लीजिए एक महीना काम किया और अब आपको सैलरी पे होगी यहां पे, ठीक है, महीना तो एंड हो गया, मंथ एंड हो गया यहां पे, इस पूरे महीने आपने काम किया, तो अब सैलरी क्या हो गई, ड्यू। सैलरी क्या हो गई, ड्यू। पे आपको होती रहेगी जब भी होगा, पर सर आपने बोला सैलरी टैक्सेबल है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, यहां पे कब हो रहा है, ड्यू कब हो रहा है, कौन सी चीज पहले है, ड्यू पहले है या पे पहले है, ड्यू पहले है। तो चाहे पैसा मिले या ना मिले आपको सैलरी टैक्सेबल होगी आपकी। क्लियर हो गया, ये रूल है इस सेक्शन का। अलग अलग से अलग अलग इनकम्स जब आप आगे पढ़ेंगे, अलग अलग इनकम्स अलग अलग लेवल पे आपको क्या कहते हैं, टैक्सेबल होती है, ठीक है। जब हम पीजीबीपी करते हैं तो उसके अंदर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप सिर्फ क्या करते हैं, कैश पे आप काम करते हैं, कैश के अंदर आप फीस लेते हैं और उसके बाद एक्सपेंसेस भी कैश में करते हैं। तो जब रिसीव होता है तभी इनकम को बुक किया जाता है, असली में जब इनकम रिसीव हो जाती है तभी बुक किया जाता है। बट सैलरी के लिए इस वाले जो इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड है, इसके अंदर आपका जो रूल है चलता है वो है ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। पहले आप काम करते हैं तो ड्यू हो जाती है, ड्यू होने के बाद में आपका हक आ जाता है कि अब आप ये सैलरी रिसीव करें। तो जरूरी नहीं है आप कहें कि सर सैलरी रिसीव होगी तभी तो टैक्सेबल होगी, नहीं, काम आप कर चुके हैं, सैलरी मिली नहीं है वो अलग बात है, पर आपके लिए टैक्सेबल तो वो होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब अब बात आती है अगली, अरियर ऑफ सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी, ठीक है। अरियर ऑफ सैलरी होती है, लिखिए, एक डायग्राम बना रहा हूं अपने नोट्स में ही बना लो उसको बगल में। अब लॉजिक यही चलेगा, इसके बाद देखो बात क्या हो रही है। पहला पॉइंट आया अरियर ऑफ सैलरी,
यहां पे काम कर लिया है आपने, सैलरी नहीं मिली, ये केस है अरियर ऑफ सैलरी का। अगले पेज पे पढ़ भी सकते हैं आप इस बात को। इट मींस दैट सैलरी विच हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव बाय द एम्प्लॉय। पहली लाइन पढ़ेंगे पीछे नोट्स में, इनकम विच हैज बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो अब ड्यू कब होती है? काम कर लिया, जब आपने महीने भर काम कर लिया तो क्या हो गई वो सैलरी? ड्यू है कि नहीं? पर रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई। आपके लिए सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला क्या होगा? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो काम तो आपने कर लिया, ड्यू हो गई, और रिसीव आपको अभी तक हुई नहीं है, राइट? तो ये टैक्सेबल होगी या नहीं होगी सैलरी? होगी, क्योंकि ड्यू पहले हो चुकी है, और इसमें से अर्लियर ये है, ड्यू हो चुकी है, तो ये टैक्सेबल होगी। इसलिए अब अगली लाइन पढ़ो, नीचे क्या लिखा है। कभी भी अरियर ऑफ सैलरी आपको मिलेगी तो है नहीं। कभी भी केस अगर आपको सैलरी मिल ही जाती तो वो तो मिली हुई सैलरी होती। अरियर ऑफ सैलरी का मतलब ही क्या है? काम कर लिया, सैलरी नहीं मिली। तो ऐसे केस के अंदर काम आपने ऑब्वियसली करा ही हुआ होगा। अगर आपने करा ही हुआ है तो ड्यू तो हो ही रखी है सैलरी, मिली नहीं है तभी तो मैं उसको अरियर बोल रहा हूं। और अगर ऐसा है तो ड्यू हमेशा होके रखेगी और रिसीव्ड कभी होगी नहीं। इस वजह से हमेशा अरियर ऑफ सैलरी के लिए रूल बनाया गया, अरियर ऑफ सैलरी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। मतलब अपने एम्प्लॉयर से आप अच्छे रिलेशन बना के रखना, क्योंकि अगर आपने काम कर लिया तो आपको सैलरी पे टैक्स तो देना ही है, भले ही वो रिसीव हो या ना। क्लियर हो गई बात? चलो, अब इसका रिवर्स, एडवांस सैलरी। ठीक है, इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, एडवांस सैलरी कभी कभी लेते हैं लोग, हालांकि बड़ा मुश्किल मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इन चीजों के लिए, ये इतना आसानी से नहीं होता। ये केस काफी कॉमन है, ये केस बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एडवांस सैलरी आपको यूजुअली नहीं मिला करती। तो अब इसका क्या मतलब होगा? काम किया क्या नहीं किया? नहीं किया, पर सैलरी आपको मिल गई। बताइए, काम किया नहीं तो क्या ये ड्यू हुई? हुई क्या पारुल? क्या हुई है ड्यू? पर पे हुई क्या? एडवांस सैलरी पुराने जमाने की पिक्चरें आपने देखी होंगी, कभी कभी गरीब आदमी दिखाते थे, बोलते थे माई बाप मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, मेरे को 1-2 महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाती क्या? फिर वो 4 गाली सुनाता था उसे, है ना, और फिर उसको भेज देता था, फिर वो तिरस्कार हो जाता था उसका, है ना, और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता था। ऐसी चीजें आया करती थी ना, अमिताभ बच्चन का जमाना और ये सब पिक्चरें, इन्हीं में ये सब हुआ करता था। अब ध्यान से देखो, एडवांस सैलरी हमारा रूल क्या है? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू तो हुई नहीं, काम आपने किया ही नहीं था, रिसीव आपको हो गई है ना, पे लिखा है मैंने, रिसीव लिखना चाहिए, रिसीव आपको हो चुकी है। तो ड्यू तो कभी होगी नहीं क्योंकि काम तो किया ही नहीं होगा। तो एडवांस सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ कब टैक्सेबल होगी आपके लिए? ड्यू पे या रिसीव पे? रिसीव पे, ड्यू तो हुआ ही नहीं, विच एवर इज अर्लियर में क्या पड़ रहा है? रिसीव्ड। तो यहां आप लिख सकते हैं ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। यानी एडवांस सैलरी मिलना मुश्किल है, पर जैसे ही मिली उसी वक्त ही टैक्सेबल हो गई, क्योंकि काम तो उसके लिए आप करोगे बाद में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, एडवांस सैलरी। अच्छा, एडवांस सैलरी नहीं लिखा, एडवांस सैलरी आपको मैं नोट करा रहा हूं, डिक्टेट करा रहा हूं, लिख लो उसको। लिखिए एडवांस सैलरी, इधर बीच में ही लिख लो, ऊपर लिख लो कहीं पे, एडवांस सैलरी, इट इज दैट सैलरी फॉर विच, इट इज दैट सैलरी फॉर विच
वर्क हैज नॉट येट बीन डन, वर्क हैज नॉट येट बीन डन, but it has been received, but it has always already been received. It means when salary is received, it means when salary is received, it is before it falls due. It means when salary is received, it is before it falls due. It is before it falls due. It is always taxable on receipt basis. ये वाला receipt basis, ये लिखा है receipt यहाँ पे. It is always taxable on receipt basis. लिख लिया. अगली बात, केस नंबर 3, सरेंडर ऑफ सैलरी. सरेंडर ऑफ सैलरी. ठीक है. एक बार ऐसा हुआ, एक एम्प्लॉय को बहुत गुस्सा था अपने बॉस से. ठीक है. एक एम्प्लॉय को बहुत गुस्सा था अपने बॉस से. उसने देर रात को दारू खूब पी के रखी. वो देर देर तक जगाए रखता था, रोज उसको देर देर तक रोक के रखता था ऑफिस में. तो घर पे वो ऑफिस में लेके गया बोतल, और उसने मस्त चढ़ा के रखी थी बोतल. ठीक है. परेशान था. जितनी बार अपने दोस्तों से मिलता था बोलता मैं रेजिग्नेशन यहाँ रख के घूमता हूँ, जब मर्जी आए मुंह पे मार के फेंक दूंगा. ठीक है. उस दिन उसका ही दिमाग खराब हो गया. क्या हुआ, महीना खत्म हो चुका था, इसने काम कर लिया था. ठीक है. और इस पूरे महीने ओवर टाइम चल रहा था, तो बॉस इसको रोक के रखता था. तो ये परेशान हो गया, डिप्रेशन में आ गया. कहता है मेरे को एंजॉय करना पड़ेगा. तो वो एंजॉय करने के लिए बाटली लेके आया, और इसने पूरी टिका ली. अब सामने आता है बॉस, बोलता है क्या कर रहे हो ऑफिस के अंदर, क्या तुम इस तरह से रहना चाहिए आपको, है ये कोई तरीका है ऑफिस में रहने का. कहता है आप जाओ भाड़ में. ठीक है. वो कहता है सैलरी लेनी है नहीं लेनी, ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे. कहता है जा सैलरी भी नहीं लेनी तेरी. ठीक है. कल मैं आपको रेजिग्नेशन डाल दूंगा, और मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं. अब इस आदमी ने क्या किया, सरेंडर ऑफ सैलरी. सरेंडर ऑफ सैलरी की या नहीं की. ठीक है. अब इस केस में ये बताओ, ये ड्यू हुई थी क्या. पहले बताइए, ड्यू हुई या नहीं हुई. हुई थी. क्यों, क्योंकि महीना खत्म हो गया था, इसने पूरे महीने काम किया होगा, काम करने के बाद में ड्यू हो गई. पर क्या इसने रिसीव करी, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर. भले ही इसने सैलरी सरेंडर कर दी, नहीं ली, बट ड्यू तो हो गई थी. चाहे नहीं मिली, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. ऑलवेज ऑन, क्योंकि ड्यू हमेशा पहले होगा. ठीक है. केस नंबर 2, इसी तरीके से समझो. कई सारे लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि हमने उसको छोड़ दिया. ठीक है. हमने उसको छोड़ दिया. कोई भी हीरोइन का नाम ले लो. ठीक है. किसका नाम लोगे. चलो कृति सेनन ले लेते हैं. ठीक है. कोई लड़का बोले कि मैंने कृति सेनन से ब्रेकअप कर लिया. ठीक है. तो मनी में बनाया, मनी में कर लिया ब्रेकअप. एक बात बताओ, सरेंडर करने के लिए चीज आपकी होनी भी तो चाहिए. ब्रेकअप आप कैसे कर लोगे, सामने वाले को तो पता ही नहीं है, आपने बातचीत ऐसी कर रखी है, मन में सोच रखा है कुछ. तो पहले आप कोई चीज कमाओगे, यानी कोई चीज पहले ड्यू होगी. पहले ड्यू होगी, उसके बाद ही तो आप उसको सरेंडर कर सकते हो. आप बोलो आपने काम किया नहीं, आप अभी महीने के स्टार्ट में खड़े हो. अभी कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी, है ना. मान लीजिए मार्च, आप बोलो फरवरी में काम करते हो, मैंने मार्च की सैलरी सरेंडर कर दी, कर सकते हो. मार्च के लिए काम ही नहीं किया अभी तो हमेशा इस केस के अंदर ड्यू तो पहले होगा, आपके पास में काम किया हुआ होगा पहले, और उस सैलरी का ही आप क्या कर सकते हो, सरेंडर. समझ में आया. तो सरेंडर ऑफ सैलरी हमेशा टैक्सेबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस, क्योंकि यही पहले पड़ेगा.
आपको लॉजिक ध्यान रखने हैं, आपको रटने के बारे में नहीं सोचना। अरियर ऑफ सैलरी, काम कर लिया मिली नहीं। एडवांस सैलरी, काम नहीं किया मिल गई। कौन चीज पहले हो रही है? ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर आपके पास में है फॉर्मूला, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं सरेंडर ऑफ सैलरी। अच्छा, इसमें एक बात और है। अच्छा, ऐसा केस ना होता, इस केस में दारू इन्वॉल्व नहीं होती, तो क्या होता फिर? एम्प्लॉयर आया एम्प्लॉय के सामने और उसको सैलरी देने लगा। एम्प्लॉय बोले कि मेरा बहुत हृदय परिवर्तन हो रखा है ना, मैंने पिछली रात आपसे अच्छे से बात नहीं की थी, सरेंडर मैं अभी भी करना चाहता हूं, बट मैं दान कर देना चाहता हूं। ठीक है, कोविड के लोगों की मदद करने के लिए, कोई अगर किसी तरीके से किसी का परेशानी हुई है, बाढ़ पीड़ित है, कोई भूकंप पीड़ित है, किसी भी तरीके से अपनी सैलरी में उनको क्या करना चाहता हूं? दान करना चाहता हूं, सरेंडर करना चाहता हूं सैलरी। तो वो ऐसा कर सकता है। एक लॉ बना हुआ है, एक एक्ट बना हुआ है, अगर उसके प्रोविजंस के अनुसार आप अपनी सरेंडर ऑफ सैलरी करते हैं तो क्या होगा? वो वाली सैलरी टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। सरेंडर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल however if salary is surrendered as per voluntary surrender of salary act 1961 it is not taxable। भाई आप दान भी करें और उसके ऊपर टैक्स भी दें, तो दान के ऊपर तो टैक्स लेना जो है अच्छी बात नहीं है, तो सरकार ने इस चीज को छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतनी बात डन हो गई। अब सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस ओनली, इसके बारे में क्या मतलब है? ऐसी सैलरी, अभी हमने क्या रूल क्या पढ़ा था? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, पर अब आपके पास इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, आपके सामने केस ऐसा ही आएगा कि ड्यू होगी ही नहीं, सैलरी आपको सीधे ही रिसीव होगी। ठीक है, ड्यू होगी ही नहीं, सीधे ही आपके पास में सैलरी रिसीव होगी। एडवांस सैलरी, आपने काम किया था क्या? काम तो हमने किया ही नहीं था, तो ड्यू हुई नहीं, सैलरी मिल गई, जैसे ही रिसीव हुई उसी के बेसिस पे टैक्सेबल हो गया। पहला केस आ गया आपके पास एडवांस सैलरी का। ठीक है, केस नंबर 2 क्या बताया गया है? बोनस। अब बताओ, इधर एक सेपरेटर डाल देते हैं। बोनस आपको सीधे अनाउंस किया जाता है। आप कमाते हो क्या बोनस कभी? आपके घर वाले जो होते हैं, दिवाली का बोनस मिला करता है, तो दिवाली होने की वजह से बोनस मिल रहा है, वो तो आपकी सैलरी या काम किए होने पे बोनस थोड़ी है। और एक्चुअली आप बोनस एंटीसिपेट नहीं कर सकते, इस महीने के दूसरा महीना जो आएगा उसमें मेरा बोनस आएगा, एंटीसिपेट नहीं कर सकते आप। सर अगर जो मालिक है वो खुश होगा आपके काम से तो आपको बोनस दे देगा, तो वो आप कमा नहीं रहे डायरेक्टली, वो एकदम से मालिक का मन किया और आपको उसने बोनस दे दिया। क्या आपने इसके लिए स्पेशली काम किया था? नहीं, तो ड्यू तो कभी हुआ ही नहीं, सीधे रिसीव हुआ, और रिसीव हुआ, ड्यू हुआ ही नहीं था, तो अर्लियर के बेसिस पे, ड्यू और अर्लियर विचएवर इज, ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर के बेसिस पे आपको ये रिसीव बेसिस पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है, याद रखना, इसको कभी क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा। नोटिस पीरियड की सैलरी। अब नोटिस पीरियड की सैलरी में क्या होता है? आप बेसिकली क्या करते हैं, आप एक कंपनी में काम किए, ठीक है, ये आपका टेन्योर था, आपको अब कंपनी पसंद नहीं आने लगी, तो क्या हुआ? आपने एक रेजिग्नेशन डाला, बोला कल से नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, वो बोलेंगे ऐसा है, ऐसे नहीं जा सकते आप छोड़ के। ठीक, मान लीजिए आप किसी तरीके के इंजीनियर हैं, है ना, तो आपने कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है, अब आपका मन एक दिन हटा और आपने बोला मैं काम अब नहीं करूंगा अगले दिन से, तो उनके लिए तो पोजीशन खाली हो गई, हुई या नहीं हुई? तो नोटिस पीरियड होता है कंपनी के अंदर। नोटिस पीरियड का क्या मतलब होता है? आपका जब से मन नहीं किया, आप यहां पे रेजिग्नेशन डाल तो सकते हो पर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, छोड़ोगे कब? उसका एक टाइम पीरियड होता है, कंपनी की पॉलिसी में पहले ही लिखा होता है। आपके जो कागज होते हैं, जब कंपनी के कागज बनते हैं, उसके अंदर ये पहले ही गिवन होता है क्या? नोटिस पीरियड इज 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितना भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको पहले ही बता के चलें। इस वक्त आप ऑफिशियली काम नहीं करते, इस वक्त आप हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते हो। कोई नया आदमी को हायर किया जाएगा, इस बीच नया हायर होगा, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाएंगी, आप उसको सारा काम संभलाएंगे, उससे इंश्योर करेंगे कि उसे आपका काम आ गया है। उसके बाद आपका एक रिव्यू होगा कि सामने वाले को आ गया है और आपने सब कुछ सिखा दिया है, आपका मैनेजर और ये सब बातें लोग इन्वॉल्व होकर चलेंगे। तो क्या होगा, यहां पे 1 महीने की सैलरी रोक ली जाती है आपकी। आप काम तो कर रहे हो,
कंपनी को टाइम तो दे रहे हो, पर ये सैलरी आपकी एक बार रोक के दी जाती है जब तक आप इंश्योर नहीं कर लेते कि इसको काम आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी? ठीक है, यहां एक सैलरी रोक ली जाती है। आपने काम तो किया, आप इसे सिखा रहे हो इतने दिन, बट आपको मिलेगी कब? वो एंड में, जिसे बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है? क्या लिखा ये? FNF। FNF। FNF मतलब फुल एंड फाइनल। आपकी सैलरी रोक ली जाती है ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, आप बिल्कुल छोड़ के भाग ना जाओ। आपका काम किसी और को सिखाया जाएगा, आपके लिए एक नया आदमी हायर किया जाएगा आपकी जगह, उसको आप काम सिखाओगे और आपकी एक सैलरी रोक ली जाएगी। ये तब आपके लिए छोड़ी जाएगी जब आप सारा काम निकाल के दे दोगे उसको, एक क्या कहना चाहिए, एनओसी सर्टिफिकेट तरीके से अपना साइन हो जाएगा कि भाई हाँ काम आ गया है हमें, आपकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सेफली जा सकते हो। कंपनी के असेट आप डिपॉजिट कराओ, जो भी लैपटॉप है सब कुछ वो डिपॉजिट कराइए और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो ये महीने की सैलरी अब आपको जब मिलेगी, यहां काम हो गया, ड्यू तो हो गई थी, रिसीव कब हुई? ठीक है, तो आपको जब ये वाली सैलरी आपके लिए टैक्सेबल तब होगी जब आपको ये रिसीव होगी। तो इसके लिए पॉइंट क्या लिखा गया है? नोटिस पीरियड की सैलरी। नोटिस पीरियड की सैलरी, इस पीरियड को क्या बोला जाता है? नोटिस पीरियड। यहां से आपने बंद कर दिया था, रेजिग्नेशन डाल तो दिया था, पर अब आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे। इसकी सैलरी जब आपको फुल एंड फाइनल मिलेगी तो वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्सेबल होगी। आप कमा नहीं रहे हैं इसको, आपको सीधे रिसीव हो रही है। क्लियर? क्लियर? तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इसका, बना सकते हो आप एग्जाम्पल। नहीं, वो अलग है। नोटिस पीरियड का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? नहीं? अब केस सुनिए दूसरा, ये एग्जाम्पल बना लीजिए आप। पॉइंट है अरियर ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्रीज विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विच वाज नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ठीक है, इसका पॉइंट है अरियर ऑफ सैलरी received which was not taxable on due basis. Arrear of salary received which was not taxable on due basis. होता क्या है? आपने कभी सुना होगा, किसी को देखा होगा आपने, ये आदमी है, ये काम कर रहा है, ठीक है, और ये काम करता चला आ रहा है। ये ओरिजिनली काम कर रहा था आपका 40,000 रुपए पर मंथ पे, 40,000 रुपए पर मंथ, और ये डेट मान लीजिए आप 1 जनवरी 2025 से काम कर रहा है, या 24 ले लेते हैं, 24 से काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक ऑर्डर आता है और इसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है 50,000 रुपए से, 50,000 रुपए कर दी जाती है, 10,000 रुपए बढ़ा दी जाती है फ्रॉम, ये तो नीचे, अभी चल रहा है कौन सा महीना? अक्टूबर का। अभी तारीख क्या है? 1/10/2024। ऐसी सिचुएशन है, ये आदमी काम कर रहा था 40,000 रुपए पर मंथ पे, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जनवरी ऑफ द 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, अब इसकी सैलरी बढ़ा के कर दी गई कितनी? 50,000। कितनी बढ़ी? 10,000। पर ये बढ़ी सीधे नहीं, अक्टूबर के महीने से अगले आपके महीने के लिए नहीं, ये बढ़ी फ्रॉम 1 जनवरी 2024। अब बताओ,
ये सैलरी अब यहां से बढ़ रही है या यहां से बढ़ रही है? स्टार्टिंग से बढ़ रही है। देखो क्या लिखा है, ये कहां खड़ा है अभी? 1 अक्टूबर पे कहां खड़ा है? 1 अक्टूबर पे। अब इसको अक्टूबर से तो सैलरी कौन सी मिलेगी? बढ़ी हुई, कितनी? 50,000। पर ये एक ऑर्डर आया, कभी ऐसा होता है, आपने अभी कभी नहीं सुना ऐसा? गवर्नमेंट के अंदर ऐसा होता है, सैलरी आपकी नॉर्मल नॉर्मल जिस तरीके से इंक्रीमेंट है वो तो बढ़ेगा, पर क्या है, महंगाई भाग रही है तेजी से, भाग रही है या नहीं भाग रही? तो लोगों के बीच में क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है। बोलते हैं यार ये जो है ना, हमारी सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है, हमारे को रेंट देने में परेशानी हो रही है, हम आजकल सामान लेके आते हैं उसमें परेशानी होती है। तो क्या होता है, कोई ना कोई जो व्यथित आदमी होता है या जो यूनियन ऑफ एम्प्लॉय होते हैं वो जाते हैं कोर्ट में, बोलते हैं सर ऐसा है, देखो जनवरी के अंदर हमारी सैलरी कम इतनी हुआ करती थी तो हम कुछ चीजें खरीद लेते थे, आज अगर हमारी सैलरी 40,000 होगी तो हम ये चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो माई बाप हम पे दया करो, हमारी हेल्प करो। तो वो क्या बोलते हैं कि देखो भाई सही बात है, इनकी 40,000 जितनी सैलरी में जो चीजें आया करती थी आज वो कितने की हो गई हैं? 50 की। तो इनकी सैलरी की जाए 50 की, और पीछे से की जाए, कब से? 1 जनवरी 2024 पे। अब आप एक बात बताओ, जब आप जनवरी में काम कर रहे थे, जब आप फरवरी में काम कर रहे थे, जब आप मार्च में काम कर रहे थे, क्या आपको पता था कि आपके 10,000 रुपए बढ़ने वाले हैं? तो क्या जब आप ये काम कर रहे थे तब ये सैलरी ड्यू हो रही थी क्या, पर मंथ? बताओ, ड्यू हो रही थी? सीधे यहां आके अब आपको अरियर ऑफ सैलरी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रो मतलब रेट्रो सुना है, रेट्रो सॉन्ग्स, 80 के सॉन्ग्स मतलब पुराने सॉन्ग्स, पुराने जमाने से चीजें ला दी गई आपके लिए, पुराने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई चीज को बढ़ाया गया है। क्लियर? तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपकी सैलरी बढ़ाई गई। जब आप ये सैलरी कमा रहे थे आपको इस 10,000 के बारे में कोई भी अंदाजा था? नहीं, ये सीधा प्रकट होगा, आपको मिलेगा, तो जब रिसीव होगा तभी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। अरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड विच वाज नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। क्या आपने ये सैलरी ड्यू की कभी? अच्छा, ये 10,000 रुपए जो आपको मिलेंगे पर मंथ, कितने महीने के लिए मिलेंगे? जनवरी से अक्टूबर से तो शुरू हो रहा है, यहां से तो नई सैलरी शुरू होगी, तो पीछे आपके पास 9 महीने हैं, तो इंटू 9। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चल रही है बातें, कल आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बोला जाएगा ये आदमी 40,000 से इतना कमा रहा था, तो आप महीने से कैलकुलेट करके उसकी साल की सैलरी निकालेंगे। फिर बोलेंगे एक ऑर्डर आया जिसने रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी सैलरी बढ़ा दी, ऐसा होगा, तो वो अगर आपको इस साल रिसीव हो जाए तो वो इसी साल लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस है, ड्यू तो कभी करी ही नहीं हमने, अगर इसी साल मिल जाती है तो वो टैक्सेबल कब होगी? इसी साल। कितने रुपए हैं ये? कितने मिलेंगे एक्स्ट्रा? 10,000 पर मंथ इंटू 9 मंथ, कितना? तो जो इनकी सैलरी चल रही थी वो तो चल ही रही थी, और आगे भी आके 50,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी, बट 90,000 इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड। और ये तभी टैक्सेबल होंगे जब आपको रिसीव होंगे। मुद्दा समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सैलरी? चलिए ये बनाइए डायग्राम, ये बना लिया आपने? बनाओ बनाओ फटाफट करो। अब ये जो सारा डिस्कशन है ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगा, क्वेश्चन शुरू करते वक्त आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। कर लिया नोट? अगली हेडिंग है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सैलरी। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। ड्यू डेट
ऑफ सैलरी। आपकी सैलरी को कमाया हुआ कब माना जाएगा? इसके होते हैं दो केस। कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कंपनी जो है वो अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकती है कि वो कैसा रूल बनाना चाहती है। तो आपके पास में दो केस है। एक तो हो सकता है क्या कि सैलरी आपने पूरे महीने काम किया और वो ड्यू हो गई लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और कभी कभी क्या होता है कि आपने पूरे महीने काम किया और उसके बाद वो ड्यू हुई फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऐसा भी होता है। अब आप पूछेंगे सर ये कब होता है, कैसे होता है? कंपनी की पॉलिसी पे डिसाइडेड है। कहीं आप जाएंगे तो ये वाला फॉलो पर ये वाला सिस्टम पाएंगे, कहीं आप जाएंगे तो ये वाला सिस्टम पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये चीज याद करके रख लो। ये वाला केस तो बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या किया, मान लो आपने ये एक साल है और ये एक महीना है इसके अंदर बीच में। ठीक है, कोई भी महीना मान लीजिए, अप्रैल मान लेते हैं इसको, है ना, अप्रैल का महीना है ये। अब आप बताइए, अगर पहला केस है तो आप क्या कर रहे होगे? 1 अप्रैल से आपने काम करना शुरू किया। इनकम टैक्स में अपना ईयर क्या चलता है? अप्रैल से मार्च। ठीक है, जनवरी से दिसंबर नहीं, जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है, ये अप्रैल से मार्च चलता है। तो अभी शुरुआत वाला मतलब बिल्कुल साल के शुरुआत में अप्रैल से बात कर रहे हैं। तो अप्रैल में इस आदमी ने काम करना शुरू किया। पहले केस में इसने इतना काम कर लिया। सैलरी ड्यू कब हुई? अप्रैल में या मई में? कब कब ड्यू हुई? ड्यू हो गई अप्रैल में। पहला पॉइंट क्या है? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। आपने एक महीना काम किया, लास्ट दिन ड्यू हुई, लास्ट दिन आपको मिल जाएगी। ड्यू जब भी होगी, बेसिकली हुआ क्या, इस महीने का काम किया और इसी साल इसी महीने आपका क्या हुआ, ये सैलरी मान ली गई कि आपने कमा ली। कोई परेशानी है इसमें? कोई भी नहीं। आप हमेशा कैसे गिनोगे? अप्रैल की अप्रैल में हो जाएगा, ऐसे ही मई में क्या होगा, मई का मई। अभी कमाई हुई मानी जा रही है, मिलने की बात नहीं कर रहा मैं। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू मान रहे हैं, रिसीव का भी पॉइंट नहीं है अपना। कौन सी सैलरी आपकी इस साल में मानी जाएगी, इसके बारे में बातचीत है। ठीक, तो आपने मई में काम किया, कब मिली आपको वापस फिर ये? मई के आखिरी दिन में आपके लिए क्या हो गई? ड्यू। ऐसे ही आपने क्या किया, जून में काम किया होगा, जुलाई में काम किया होगा, अगस्त में काम किया होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। चलते जाइए, कोई बात नहीं। ऐसे ही आपने जून में काम किया होगा, फिर जुलाई में काम किया होगा, फिर अगस्त में काम किया होगा, और आपकी सैलरी टैक्स ड्यू हो रही होगी कब? लास्ट डे ऑफ द मंथ। हो रही होगी या नहीं? तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। जिस महीने का आपने काम किया वो आपको उसी महीने ये सैलरी उसी महीने आपकी लास्ट दिन के दिन ड्यू हो गई, मान ली गई आपने इसी महीने कमाया था। इसमें कोई परेशानी है क्या? अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या लिखा नीचे? अप्रैल का आपने काम किया, अप्रैल में ड्यू नहीं हुई, ये हुई फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब अप्रैल की सैलरी कब मिलेगी? मई की सैलरी, जून की सैलरी, जुलाई की सैलरी। अब सोचो, ऐसे करते करते आप सबसे पहले तो कहां पहुंचोगे? मार्च में। मार्च का महीना है ये, है ना? अप्रैल से मार्च हमारा साल चलता है कि नहीं? ये हमारा मार्च का महीना है। अब बताओ, ये नया साल शुरू हो गया। अब बताओ मेरे को, मार्च के लिए अगर लास्ट दिन सैलरी ड्यू होती तो मार्च में मिल जाती, अप्रैल से मार्च, अप्रैल का भी अप्रैल में मिला, मार्च का भी मार्च में मिला, तो आपका साल क्या होता?
इस वाले केस में क्या होता, अप्रैल का भी लास्ट डे मिली है ना, या चलो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करता मैं, अभी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ वाली बात चल रही है। अप्रैल की सैलरी कहां मिली, मई की कहां मिली, जून की कहां मिली, जुलाई की कहां मिली, मार्च की कहां मिलेगी, अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। समझ में आया? अब मुद्दा ये उठा, सर मैंने काम तो यहां किया था, सैलरी मेरी ड्यू ही यहां हुई है, रिसीव तो जब होगी तब होगी, तो मुझे बताओ मार्च की सैलरी को मैं क्या अगले साल में गिनूं? प्रॉब्लम समझ में आई? आपने काम किया मार्च में पर ड्यू ही अगले साल हुई है, और सैलरी टैक्सेबल कब होती है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो रिसीव की तो बात बाद में होती रहेगी। ये मार्च की सैलरी तो कब टैक्सेबल हो रही है, नेक्स्ट ईयर, तो क्या सर मैं सिर्फ 11 महीने की सैलरी लूं, मार्च का तो आपके काउंट ही नहीं हुआ ना, मार्च तो काउंट ही नहीं हुआ, तो क्या 11 महीने की लूं मैं सैलरी? ऐसा तो हो नहीं सकता, महीने कितने होते हैं साल में, 12। प्रॉब्लम यहां भी आई होगी, ये पीछे वाला साल चल रहा होगा, पीछे वाला साल चल रहा होगा, कौन सा महीना था ये, मार्च में इसने काम किया होगा, और फिर इसकी सैलरी कब डी हुई होगी, अप्रैल में। ठीक है, तो यहां पे आप अगर अप्रैल को स्टार्ट में गिन रहे हो तो आपको सैलरी वो एक्चुअली मिल किसकी रही है, तो साल शुरू कहां से हुआ आपका, भले ही है साल शुरुआत अप्रैल से मार्च ही चलता है, बट क्योंकि मार्च की सैलरी कब मिल रही है आपको, अप्रैल ऑफ द फर्स्ट डे, तो मार्च, आपने मार्च की सैलरी उठाई अप्रैल में, अप्रैल की उठाई मई में, मई की उठाई जून में, और इसी प्रकार लास्ट मंथ की जो मार्च था उसकी सैलरी तो कहां चली गई, अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ये वाला मैं साल कैलकुलेट, ये वाला महीना मैं क्या कंसीडर करूंगा, नहीं करूंगा, तो मेरा साल यहीं कहां ही खत्म हो गया, फेब में, क्योंकि फेब की सैलरी कहां मिल रही होगी, 1 मार्च, तो इसलिए अब मुद्दा समझ में आया, बात समझ में आई है, दिक्कत हो रही है? देखो, जब लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा ड्यू डेट ऑफ सैलरी कैसी है, क्वेश्चन आपको शुरू करना है, उसके अंदर आपके पास में ईयर होगा, अभी हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है बताओ भाई, प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, और हमारे पास में असेसमेंट ईयर होगा 25-26। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है इस प्रीवियस ईयर की, इस प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आप इनकम कमाएंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे कहां, यहां। इतना बात समझ में आई? आपका नाम क्या था, अनुश्री, तो ये वाली जो इनकम है हम कहां कंसीडर करेंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 में, हम प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में उसे कैलकुलेट करके फिर टैक्स देते हैं। ये कंसेप्ट अगर आप बेसिक वाले पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब मुद्दा ये है कि प्रीवियस ईयर 24-25 की अगर मैं इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मैं सीधा साधा आदमी हूं सिर्फ इनकम सैलरी से लेता हूं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी की बात आएगी, मेरा मेजर खर्चा कहां से, मेरा मेजर इनकम कहां से आएगी, सैलरी से। अब अगर इसके अंदर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो कोई परेशानी नहीं है, अप्रैल की सैलरी कहां मिल गई, अप्रैल में, मई की सैलरी कहां मिली, जून की, तो यानी अप्रैल की आपको अगर अप्रैल में मिल रही है तो आखिरी में मार्च की भी कहां ही मिल रही होगी, तो मेरा साल यहां पे क्या चलेगा, अप्रैल से मार्च, जो कि नॉर्मल मेरा साल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार पॉइंट आया ये, अगर आ गया फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर ऐसा आया तो आप इसको 1 महीना पीछे कर लीजिए, इसको भी 1 महीना पीछे कर लीजिए, और कहां पहुंचेंगे आप, ठीक है, महीने अभी भी आपके कितने ही होंगे, 12, बट ये आपका पिछले साल का आ रहा होगा, जो आपने रिसीव इस साल की है, यही हम तो निकाल के लाए थे, मार्च टू फेब। इतनी बात याद कर लेनी है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट बनाने के लिए कोई नहीं पूछेगा आपसे, बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा जी प्रीवियस ईयर 24-25 की सैलरी आपको गिवन है, हर महीने की इतनी सैलरी है, और ये ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर ऐसा है तो सिंपल प्लेन वनीला केस है, वनीला आइसक्रीम खाई है आपने, उसमें कोई फ्लेवर होता है क्या, नहीं, बिल्कुल प्लेन, तो कोई उसके अंदर
नई बात नहीं है, पर ये आ गई चोको चिप वाली, है ना। इसके अंदर इन्होंने चीजें ऐड कर दी। जैसे ही आपको दिखे फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो आपको साल अप्रैल से मार्च नहीं लेना, फिर क्या लेना है, मार्च से फेब। ये कंसेप्ट है। क्लियर? ये बात समझ में आई? पिछले साल की ड्यू हो रही होगी फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल में, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इस ईयर के फर्स्ट ईयर में, पर ये क्या अप्रैल की सैलरी है? नहीं, ये तो मार्च की सैलरी थी। मार्च की सैलरी कब मिल रही थी आपको? ये अप्रैल में। तो ये अप्रैल में आपने क्या काउंट किया? मार्च के महीने को। और ऐसे ही जो इसका मार्च था, इसका असली मार्च था, उसकी सैलरी कहां टैक्सेबल हो रही थी? ड्यू कब हो रही थी? नेक्स्ट ईयर। तो ये वाला तो साल मेरा, ये वाला महीना यूज ही नहीं हुआ, वहां एडिशनल एक ऐड हो गया और यहां वाला आगे चला गया, तो इसको मैंने काट ही दिया। इसके लिए मेरा फरवरी में मेरा आखिरी महीना बच जाएगा, और इसकी सैलरी मुझे कब मिलेगी? फर्स्ट ऑफ मार्च में। बताओ भाई, कोई परेशानी? तो इस बात को नोट कर लेंगे, इस एग्जाम्पल को बना लो। अब एक बार वो पढ़ भी लो, आपके नोट्स में है उनको बना लेने दो। आपके देखो नोट्स में, देखो क्या लिखा है, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। देखो नोट्स में एक बार, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो कब की लेनी है? अप्रैल टू मार्च लिखा हुआ है, देख लो, यहां पे भी देख सकते हो, है ना। नॉर्मल केस उधर लिख लो, नॉर्मल केस, नॉर्मली यही होता है। पर अगर एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा सैलरी का, तो वो क्या करेगा? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बहुत ही बड़ा पिटफॉल, अगर ये आपने सही नहीं चुना, आंसर पूरा गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको कदम फूक फूक के रखने, देखना है लास्ट डे है या फर्स्ट डे है। लास्ट डे क्या है? नॉर्मल केस। ये क्या है? स्पेशल केस। लिख के रख लो चाहे, ये स्पेशल केस है, ये है नॉर्मल केस। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अब बताओ, नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको, कर लें उसे भी, 2 मिनट लगेगी। मिस्टर एक्स इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड एट अ बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। क्या है? 20,000 पर मंथ पे काम कर रहा है। चलिए, 20,000 पर मंथ, है ना। अब क्या हुआ? सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम एज ऑन 1/1/2024। 20,000 पर मंथ पे काम कर रहा था, 1 जनवरी से 24 से क्या हुआ? सैलरी इंक्रीज हो गई +5,000। अब क्या इसकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी अगर पहला, इसकी सैलरी पड़ती है फॉल्स ड्यू लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और दूसरी तरफ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। बताओ, कैलकुलेट कर सकते हो? मैं बताता हूं, देखिए अब आपको कैसे हेल्प होगी। हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, पर महीना कितना? 20,000। कौन सी तारीख को चेंज हो रहा है? 1 जनवरी 2024, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके चेंज होने वाली है ना। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हम कौन से मंथ लेते हैं बताना, क्या अभी हमने याद किया था? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हमने क्या लिया था? अप्रैल टू मार्च की सैलरी कैलकुलेट करनी है, और यहां क्या कैलकुलेट करनी है? बस याद रखना है ना। ठीक है जी, चलिए अब सैलरी सोचो, 20,000 पर मंथ, कब से कब तक? अप्रैल, जब से शुरू हुआ होगा अप्रैल 23 से मार्च 24 आपके पास में है ना।
यहां पे साल भी आप लिख लो। ये अगर 1 जनवरी 24 को चेंज हुआ तो अप्रैल 23 से साल शुरू हुआ होगा और मार्च 24 तक चल रहा होगा, ऐसा ही तो होगा। इसी प्रकार ये क्या होगा 23 और ये क्या होगा फेब 24, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मार्च 2000 अप्रैल 2023 मार्च 2024 ये हमारा साल है। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ सैलरी चेंज कब हुई 5000, 5000 इंक्रीज हो गई थी कितनी 20000। तो अप्रैल से लेके मुझे बताओ दिसंबर तक जो उसने सैलरी कमाई, अप्रैल की सैलरी कब मिल गई अप्रैल में, मई की कब मिली मई में, जून की जून में, ऐसे ही दिसंबर की कब मिली होगी दिसंबर में। सैलरी चेंज कब हुई 1 जनवरी 2024। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक तो सैलरी क्या रही 20000, ठीक है। और जनवरी से मार्च कितनी रही, ऐड हो गई 5, 25000। जनवरी से मार्च महीने कितने कितने 3, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल से दिसंबर कितने 12 में से 3 माइनस कर दो, 3 महीने अगर यहां आ गए तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे 9 महीने आपको सैलरी मिली कितनी 20000 रुपए, और 3 महीने सैलरी कितनी मिली 25000 रुपए। ऐड कर लो 29 जा कितना हो गया 1,80,000 और 75,000 कितना आ गया 180 और 75 ऐड कीजिए 255। ये आपकी सैलरी कैलकुलेट हो गई। अच्छा अगर यहां होता तो सैलरी कब से चेंज हुई है 1 जनवरी से। पहले आप देखो कौन से महीने की इसके पास सैलरी होगी, सैलरी हम कब से गिन रहे हैं मार्च से, तो इसके पास मार्च से सैलरी होगी, मार्च टू कौन सा महीना लेंगे दिसंबर तक, दिसंबर की सैलरी आपको जनवरी में मिलेगी, तो क्या होगा मार्च की सैलरी अप टू नवंबर, है ना। नवंबर की सैलरी आपको दिसंबर में मिल जाएगी, दिसंबर की सैलरी मिलेगी आपको आगे। तो मार्च से नवंबर कितनी मिली आपको ये सैलरी 20000, 20000 मिली। और फिर दिसंबर की सैलरी आपको कब मिलेगी जनवरी में, जनवरी में मिल रही होगी प्लस 5000, ओके। तो दिसंबर की सैलरी और लेके कब तक फेब तक कितनी आएगी, तो आपको दिसंबर की जनवरी की फरवरी की सैलरी ये कितनी मिली 25000, और ये हो गया 3, और ये हो गया आपका इंटू 9। मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में मिली होगी, नवंबर की सैलरी दिसंबर में मिलेगी, दिसंबर की सैलरी आपको मिलेगी जनवरी में। दिसंबर ले लो इसको और इसको लोगे आप जनवरी। मार्च से दिसंबर आपको सैलरी मिलेगी कितनी 20000, और जनवरी और फरवरी की सैलरी मिलेगी आपको बढ़ी हुई। जनवरी की सैलरी आपकी सैलरी कितने की मिली, जनवरी जनवरी की सैलरी कब मिली 1 महीने की एक्स्ट्रा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 महीना, क्योंकि आप पीछे से चलते आ रहे हो, और ये आएगा 2 महीने। तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2,50,000, ये आएगा 2,50,000। मार्च में भी आपको 20000 मिल रही थी, दिसंबर में भी 20000 मिल रही थी, क्लियर हो गई बात। मार्च में भी और दिसंबर में भी 20000 मिल रही है फॉर, हाँ हाँ, ठीक है, इस तरीके से। और जनवरी और फरवरी की आपको मिलेगी बढ़ी हुई। जनवरी से आपकी सैलरी बढ़ी, आपकी इंक्रीज कब हुई है जनवरी से, तो जनवरी में आप काम करेंगे तो फरवरी में मिलेगी आपको पहली सैलरी बढ़ी हुई। फरवरी और मार्च, फरवरी जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च में, और अगली मार्च में जाएंगी, जो बढ़े हुए अपने को वैल्यू मिलेगी वो अगले साल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में।
दिसंबर की सैलरी मिलेगी 1 जनवरी को, पर वहां से बढ़ना चालू होगी। रिसीव तो आपको कौन सी होगी? दिसंबर की सैलरी। ठीक है, ये एग्जांपल बना लो आप। उसी के नीचे लिख लो नोट्स में। और आपके पास में नोट्स की कॉपी नहीं है क्या? फोटो कॉपी करा लो उसकी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।